हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, धुआं धुआं करके आओगे यार बोर्ड एग्जाम में। बस आप लोग तैयारी करते रहें, बट आप लोगों से हमेशा गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप लोग जो भी मैं पुराना वीडियो प्रोवाइड किया हूं उसे देख लेना। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने एक वीडियो देख लिया, हम तो अब 95 ले आएंगे, मैसेज करते हैं सर इतना ही बस आएगा। अरे भैया, मैं निरंतर आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं जो बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो पिछले 5 से 6 वर्ष में पूछे गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करें। पूरा क्वेश्चन यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन आज देखिए, हिंदी से है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखिए। शब्द का अर्थ क्या होता है पहले आप समझो। जैसे हम आपको कुछ चीजें बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप कोई ना कोई शब्द सुन रहे हो, सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ कहानी बता रहा है, तो वो शब्द हमारे कानों तक पड़ रहा है। अब उस शब्द का एक अर्थ होता है, तो हर बात को बताने के लिए एक निश्चित लय से समझाना पड़ता है। तो हम कहीं ना कहीं जोर लगाते हैं, हम शक्ति लगाते हैं, उसी शक्ति को बोलते हैं। शब्द के पीछे जो शक्ति लगाया गया वो शब्द शक्ति है। यानी कभी भी आप मान लीजिए कोई भी कहानी पढ़ रहे हो, कविता पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें शब्द लिखा रहता है और उस शब्द का अर्थ है। उस अर्थ को व्यक्त करने लिए कविता को आप पढ़ोगे, उस लय से पढ़ोगे जिससे कि उसका अर्थ समझ आ सके, वही आपका शब्द शक्ति कहलाता है। जैसे आप मतलब कथा भागवत सुनने जाते हैं, जानते होंगे, ठीक है, या कहीं भी आप लोग कोई भी उपदेश दे रहा हो तो आप सुनते हैं, तो वो जो उपदेशक होता है ना, या कथावाचक होता है, वो इतने लय से समझाता है, इतना शक्ति लगाता है कि उस शब्द का अर्थ आपके माइंड पे सीधे प्रवेश करता है। उसी शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए यहां पर शब्द शक्ति दो तत्वों से मिलकर बना, एक शब्द एक शक्ति। शब्द क्या है, हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो जो ध्वनि के रूप में सुनाई देता है वो शब्द है। उसी के पीछे उस शब्द का अर्थ समझने के लिए हम शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा है ना, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकार 3 प्रकार, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब इन पर भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे कि अभिधा क्या है, इसका उदाहरण, लक्षणा, व्यंजना, ये सब कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, क्षेत्रीय शब्द, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में रह रहे हैं कि मालवा क्षेत्र में रह रहे हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, तो ये एक अलग अलग क्षेत्र हैं और वहां भी शब्दों का प्रयोग अलग अलग होता है। जैसे हम बघेलखंड, बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। आप लोग किस एरिया में आ रहे हैं कि चंबल संभाग में आ रहे हैं, बुंदेलखंड, मालवा, निवाड़, तो वहां भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसको, यदि मान लीजिए कोई मालवा से है तो वो, जैसे निमाड़ से तो निमाड़ी बोलता है, तो उसके शब्द को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और जैसे मान लीजिए हम बघेली बोलते हैं, बघेलखंड से, तो हमारे शब्द को वो नहीं समझ पाएगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोला जाता है, उसे हम क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। जैसे चूहा, खटमल, थैला, अंगोछा, लोटा, लुटिया। अब जैसे मान लीजिए हिंदी है, तो भाई साहब हिंदी लुटिया का शुद्ध नाम लोटा ही बोलते हैं, ठीक है। झाड़ू, झाड़न, ठीक है, टंगरी, तो ये शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग से प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो एक विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं उसे हम क्षेत्रीय शब्द कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग लिखते चलें, प्रश्न जरूर लिख लें, उत्तर चाहे आप लोग लिखें चाहे नहीं। भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। सबसे बड़ी बात, तो जैसे भी भक्ति काल, काल मतलब समय, एक ऐसा समय जब भक्ति पर विशेष जोर दिया गया हो, वो भक्ति काल होता है। भाई 2 भाग होते हैं, एक भक्ति जिसे हम क्या बोलेंगे, सगुण भक्ति धारा, और एक निर्गुण। सगुण का मतलब जहां भगवान के प्रति बिल्कुल बहुत ज्यादा आस्था रखा गया। निर्गुण मतलब जहां पे भगवान के प्रति, जैसे मान लीजिए ज्ञानमयी शाखा है ना, एक आपका हो जाता है भक्ति और एक ज्ञान, जहां पर केवल ज्ञान पर विशेष दिया गया, तो निर्गुण भाव होता है, वहां पर भगवान को उतना श्रेष्ठ नहीं दिया जाता, नहीं माना जाता। तो भक्ति काल में जैसे ही शब्द आ जाता है भक्ति काल की विशेषताएं, तो आप ये तो जानते हैं कि भक्ति काल में जो भी साहित्य की रचना हुई होगी उसमें भक्ति भावना का बिल्कुल प्रधान स्थान रहा होगा, मतलब भक्ति भावना की प्रधानता रही होगी। तो पहला आपका क्लियर हो जाता है कि भक्ति काल के साहित्य में, कविताओं में, कहानी में भक्ति की विशेष भावना है, भक्ति भावना की प्रधानता है। आध्यात्मिकता का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है, आध्यात्म मतलब सीधे भगवान के प्रति लीन हो जाना, वो अध्यात्म कहला जाता है। ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति धारा 2 भागों में विभाजित हो गई। भक्ति धारा मैंने आपको बता दिया, सगुण मतलब जो
वहीं से जो जब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भक्ति में लीन है, तो कुछ वहां पे ऐसे भी व्यक्ति होंगे ना जो भक्ति भावना पे लीन ना होंगे, तो इसी के आधार पर कवियों को दो भागों में बांटा गया। एक भक्ति भावना जो निहित है वो आपका सगुण, और जो ज्ञान के रास्ते पर चलता है, मतलब भगवान को एक लक्ष्य लेकर नहीं चलता, यानी जब रचना करता है तो किसी एक विशेष स्पेशल भगवान को लेकर के नहीं, केवल अर्थ को लेकर कि इस भैया इसका केवल और केवल अपने जीवन में अर्थ निकल रहा है, इसका कहीं ना कहीं जीवन से अस्तित्व होता है, तो आपको हो जाता है निर्गुण। और जहां पर भगवान को लेकर के, जैसे मीराबाई हो गए, है ना भाई साहब, केवल सूरदास, तुलसीदास, ये भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा साहित्य में रचना किए हैं, तो वो आपकी सगुण हो जाते हैं। भक्ति काल के अनेक भक्त कवियों ने मुक्तक रचनाएं की हैं, केवल दो ही विशेषता तो तैयार करना है। जायसी, उस्मान आदि कवियों ने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं, मतलब प्रेमाख्यानक मतलब होता है प्रेम से सीधा व्याख्या किया है, ठीक है। तो दो अंतर बोला हूं, दो विशेषताएं आपको तैयार करना है जो कि आसानी से कर सकते हैं। लिखा तो यहाँ पर 4-5 है, ताकि आप लोगों को यदि 3-4 भी पूछ दिया जाए तो बनना चाहिए। वात्सल का जितना सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य है कि वात्सल्य भाव सबसे ज्यादा सूरदास जी द्वारा होता है ना। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सब भक्ति काल के प्रमुख साहित्यकार हैं, साहित्य की रचना करने वाले हैं, भगवान को श्रेष्ठ मानकर के रचनाओं को उकेरा है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, इंटरनेट पत्रकारिता है क्या? पत्रकारिता क्या है? किसी भी घटना को प्रकाशित करने का माध्यम पत्रकारिता है। अब जब उसे इंटरनेट की सहायता से प्रेषित किया जाता है या इंटरनेट की सहायता से प्रकाशित किया जाता है तो आपका इंटरनेट पत्रकारिता हो गया। जैसे पहले न्यूज़पेपर जो होता था वो आपके प्रिंटेड पेपर में आता था, लेकिन अब वो न्यूज़पेपर आपके मोबाइल पे एक ऐप के रूप में वहां पर प्रिंटेड रूप से आपको इंटरनेट के माध्यम से दिया जाता है। जैसे दैनिक भास्कर, मैं ही दैनिक भास्कर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ता हूं, तो कहीं ना कहीं पहले दैनिक भास्कर हम 100 रुपये, 150, 200 रुपये दे करके महीना में मंगाते थे, लेकिन वही चीज़ अब ऑनलाइन आ जाता है। आजकल गूगल में वैसे ही न्यूज आता रहता है। यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया जो यूट्यूब है जिसमें आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी न्यूज, कई सारे क्रिएटर न्यूज देते हैं, तो भी आपका एक इंटरनेट पत्रकारिता कहला जाता है। मतलब जो पत्रकारिता पहले कागज पर लिखित रूप से मिलता था वो अब आज इंटरनेट के माध्यम से दिया जाता है। इस पत्रकारिता को हम इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि वेब पत्रकारिता किस प्रकार के पत्रकारिता को कहते हैं, तो आपका इंटरनेट पत्रकारिता ऑप्शन में रहेगा। आगे देखिए बच्चों, कहानी के कोई 4 तत्व है ना, तो यहां पर हमने 6 तत्व लिख दिया है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, 4 तत्वों के नाम लिखना है। आगे देखिए, भारतेंदु युगीन निबंधों की कोई 2 विशेषताएं। हाँ, यहाँ पे 3-4 विशेषता अब नहीं पूछा जाता। पहले आज से मतलब लगभग जब हम लोग 2012-13 में पढ़ते थे तब कहीं ना कहीं ये 4 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं, अब मात्र 2 नंबर का पूछा जाता है, और 2 नंबर में पूछा जाएगा तो केवल 2 ही पूछा जाएगा। तो इसमें भारतेंदु युगीन में 2 चीजों की विशेष, पहला आपका राष्ट्रीयता की भावना। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट याद करना है। यदि आपसे डिटेल नहीं बन रहा है तो इसको लिखने का तरीका आपके पास होना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है, देश हित के बारे में, देश प्रेम के बारे में, देश के हित के लिए लोगों को सजग करना। मतलब भारतेंदु युगीन कवियों ने इस प्रकार से निबंध लिखे या इस प्रकार से निबंध की रचना की जिसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मतलब लोगों के पास पहुंचकर ये जो निबंध है देश के प्रति क्या करता है, जागरूक करता है, देश के प्रति प्रेम हो, देश के प्रति किसी का नफरत ना हो, ऐसी निबंधों की रचना की गई है। तो मैंने कहा यदि आपसे पॉइंट याद है तो डिटेल अपने से लिख सकते हैं कि इस युग के कवियों ने देश प्रेम की भावना विशेष रूप से स्थान दिया है अपने निबंधों में। ठीक है। सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक चेतना का मतलब ये होता है कि समाज में जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए, समाज में जो अंधविश्वास है उसे हटाया जाए, रूढ़िवादिता उसे हटाया जाए। मतलब समाज में लोग आज भी
जैसे आप आपके अपने क्षेत्र में ही देखेंगे कई सारे अंधविश्वासी होते हैं जो बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उनको हटाने के लिए इस युग के कवियों ने विशेष रूप से फोकस किया है, विशेष रूप से ध्यान दिया है। मतलब अपने काव्य रचना में उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की कोशिश की है। ये सब अपने भाषा में डिटेल लिखने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हम जैसा बता रहे हैं वैसे लिखो। हाँ, पॉइंट आपका क्लियर रहना चाहिए। सामाजिक चेतना का विकास, मतलब इस युग के कवियों ने अपने काव्य संग्रह में, अपने निबंधों में समाज में व्याप्त बुराइयों को, समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने जो भी कविताएं लिखी है उसमें समाज के हित के लिए, समाज में व्याप्त रूढ़ियों को दूर करने के लिए, है ना, जो भी रचना की है उसमें पूरा का पूरा विस्तृत रूप से वर्णन है। ये चीज आप अपने भाषा में लिख सकते हो। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध का मतलब ये होता है कि हिंदी की अपने प्राथमिकता को ज्यादा प्रकट करना। वैसे भी हिंदी के कवि जो हैं अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करेंगे ही। तो भारतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं के माध्यम से प्रकट किया है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर कविता के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बंद कराने और भाई साहब हिंदी के बढ़ावा के लिए उन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया है। तो ये 2-3 आपसे बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप यदि 2 भी तैयार कर लिए तो काफी है, 3 तैयार करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न आता है बच्चों, शुक्ल युगीन निबंधों की 2 विशेषताएं। अब 2 विशेषताएं वही चीज, जैसे मान लीजिए स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति चित्रण। अब यदि आप केवल 2 विशेषता तैयार कर लिए, व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति प्रेम या प्रकृति चित्रण। अब व्यक्तिवाद की प्रधानता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई संग्रह आप लिख रहे हैं, कोई काव्य संग्रह लिख रहे हैं, किसी भी कविता की रचना कर रहे हैं, तो केवल अपने जीवन के अनुभव को आप उकेर दें उस पर। कहने का मतलब अपने जीवन में जो सुख दुख हुआ है, जो भी घटनाएं घटी है, उससे संबंधित आप यदि उस पर उकेरो, यानी कहीं ना कहीं उसमें काव्य की रचना करो, तो आपको व्यक्तिवाद की प्रधानता हो जाएगी। तो शुक्ल युगीन जो कवि थे, शुक्ल युगीन जो कवि थे, उन्होंने अपने निबंधों में व्यक्तिगत निजी अनुभव, सुख दुख या अभिव्यंजना का, या जो अपने अहम भावना का, मतलब क्या होता है अहम भावना, हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। अहम भावना मतलब अपने अंदर जो भाव मतलब उत्पन्न हुआ, उस चीज को कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। यदि प्रकृति प्रेम का मतलब क्या है? किसी भी, जैसे मान लीजिए कविता को हम इस प्रकार से रचना करें कि उसका जो संबंध है प्रकृति से हो, मतलब किसी चीज को समझाने के लिए उसको हम प्रकृति से जोड़ करके बताएं, तो आपका वो प्रकृति प्रेमी कहलाएगा, प्रकृति चित्रण कहलाएगा, या प्रकृति से संबंध दर्शाने वाली रचना कहला जाएगी। तो जो हमारे शुक्ल युगीन कवि थे, इन्होंने जो भी रचनाएं यहाँ पर बच्चों दी है, अर्थात जो भी काव्य संग्रह की रचना की, उन्होंने प्रकृति चित्रण का विशेष वर्णन किया है। मतलब जो भी काव्य रचना की उसका संबंध प्रकृति से दर्शाया है। हमेशा जो भी कविताएं लिखी गई है या जो भी निबंध की रचना की गई है, एकदम प्रकृति से खूबसूरती के साथ संबंध दर्शाया है या जोड़ा है। यानी किसी भी निबंध के बारे में बात करें तो सभी में प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। अब आप कहोगे सर कैसे लिखेंगे? तो यदि आपसे पॉइंट बनता है व्यक्तिवाद की प्रधानता, तो आप क्या करोगे कि भाई शुक्ल युगीन कवियों ने अपने कविता में या निबंध में अपने निजी भाव, निजी सुख दुख या निजी घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। इतना तो लिख सकते हो ना। प्रकृति प्रेम में क्या लिखोगे कि भाई साहब जो शुक्ल युगीन कवि थे, इन्होंने किसी भी साहित्यिक रचना में किसी भी घटना का संबंध प्रकृति से जोड़ा है, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक चित्रण का एकदम विशेष स्थान दिया है। बस आप इस तरीके से लिख दो, जो टीचर है ना कॉपी चेक करने वाला, आपको वैसे भी प्यार से नंबर दे देगा। ठीक है, बस 2 लाइन लिखना आना चाहिए आपसे बस। प्रकृति प्रेम का मतलब यह है कि भाई साहब जो भी कवि यहां पर हुए हैं, जो भी साहित्य रचना हुई है उनके माध्यम से, तो उन्होंने अपने साहित्य में प्रकृति को जोड़ कर रखा है। ठीक है, प्रकृति जैसे कोई भी घटना बता रहे हैं वो प्राकृतिक चीजों को लेकर के चला है। ठीक, ये चीजें हो जाती है। अगला देखिए बच्चों, संचार के माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम से हम एक दूसरे को जोड़ पाते हैं। जैसे मोबाइल एक क्या है? संचार का माध्यम है। रेडियो, हम पहले सबसे ज्यादा उपयोग रेडियो का प्रयोग करते थे, संचार का माध्यम था। दिल्ली से प्रसारण होता था, हम शहडोल जिले में बैठे वो सुन पाते थे। समाचार पत्र भी एक क्या संचार का माध्यम है, मतलब एक ऐसा उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाता हो, संचार माध्यम कहलाता है। क्लियर है? एक ऐसा उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचा सके, वो क्या कहलाता बच्चों? संचार माध्यम कहलाता है। जैसे टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल, इंटरनेट आदि।
समाचार क्या है? समाचार क्या है भाई साहब? समाचार क्या है बताओ? न्यूज है क्या? किसी भी घटना का वर्णन, किसी भी घटना पर विचार, किसी भी समस्या का रिपोर्ट। आपको मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में कुछ चीज़ें हो रही है तो उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना भी एक समाचार हो जाता है। कहीं दुखद घटना हो जाती है तो उसको भी किसी मतलब साधन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना भी एक समाचार हो जाता है। जैसे मान लीजिए इलेक्शन हो रहा, चुनाव हो रहा है, ठीक है, कौन जीत चुका है तो उसका भी एक समाचार बन जाता है। प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, कौन नहीं बनने वाले, कौन बन गया, ये भी एक समाचार है। ठीक है, कहीं पर विशेष रूप से देशों के बीच युद्ध हो रहा है, वो भी एक समाचार है। तो एक ऐसी घटना, यानी ताजी घटना बच्चों, ताजी घटना का मतलब है तुरंत घटित हुई हो। जैसे मान लीजिए कल हमारा जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारी इंडिया टीम ने टेस्ट क्रिकेट में जो पहला सीरीज का पहला टेस्ट था वो हार चुकी है, तो वो एकदम ताज़ा न्यूज है, करंट न्यूज कहलाता है कि भाई साहब कल कौन सी घटना घटी, तो वो तुरंत की न्यूज कहला जाती है। ठीक है, बाकी आप 10 दिन पहला पुराना न्यूज तो फिर वो समाचार नहीं कहला जाता, वो न्यूज नहीं कहला जाता। ठीक है, फिर वो तो आपकी घटना है। ठीक, तो इस प्रकार से आज के जितने भी महत्वपूर्ण थे मैंने करा दिए क्वेश्चन, और भी बच्चों आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप रहिए, तैयारी जरूर करते रहिए, अपने हिसाब से भी पढ़ते रहिए। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग जिस क्रम में मैं बताता हूँ उस तरीके से तैयार करेंगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी और आप अच्छे तरीके से तैयारी भी कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।